अच्छा, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये क्या है? अच्छा, मोस्टली स्टूडेंट्स इसमें भी थोड़ा सा डाउट में आते हैं और वो मिक्स कर देते हैं कि भाई डिस्चार्ज का मतलब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होना। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बहुत से तरीके हैं। अब हम आ जाते हैं वापस। डिस्चार्ज का मतलब टर्मिनेशन, इसको टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट 6 अलग-अलग तरीकों से खत्म होगा। 6 अलग-अलग तरीके कौन-कौन से हैं उसकी तरफ हम बात करते हैं। पहला तरीका अभी-अभी हमने पढ़ा, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म, ये वो नंबर 1 है। ठीक है, ये यहाँ पे स्लाइड्स में लिखा हुआ है, डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, नेचुरल मोड ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक, सेकंड इसमें क्या लिखा हुआ है? ब्रीच, ये ब्रीच है सेकंड। ठीक है, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्या है? ब्रीच की टाइप्स है। फिर इसके बाद क्या है? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट की अगर हम बात करते हैं तो ये बाय एग्रीमेंट में आ गया। फिर इसके बाद एग्रीमेंट के बाद एग्रीमेंट, ओके, एग्रीमेंट की टाइप डिस्कस की। फोर्थ क्या है? इम्पॉसिबल, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, ये यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, ये स्लाइड समझ में भी आना बड़ी जरूरी है। सब्सिक्वेंट इलीगलिटी फॉल्ट है। फिर ऑपरेशन ऑफ लॉ, आप फिफ्थ कह सकते हैं लैप्स ऑफ टाइम, और ये 6 ऑपरेशन ऑफ लॉ। ये 6 क्लासिफिकेशन है किसकी? डिस्चार्ज की। ठीक है, आप इसको किसी भी हायरार्की पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। हमने अभी अभी परफॉर्मेंस कंप्लीट किया, हमने अभी अभी परफॉर्मेंस कंप्लीट किया। अब हम आ जाते हैं, और ये क्या था? इट इज नेचुरल मोड ऑफ डिस्चार्ज। सही है, यानी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट खत्म करने का नॉर्मल तरीका क्या है भाई? दोनों पार्टीज अपना काम पूरा कर दे, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हुआ बाय परफॉर्मेंस। सही है, एग्जांपल आपके सामने मौजूद है कि ए ने बी को अपनी सैलरी घड़ी सेल करने के लिए कहा और बी ने उसको उसी वक्त पेमेंट कर दी, तो एक्चुअल परफॉर्मेंस है। अब हम आ जाते हैं ब्रीच। ब्रीच क्या है? इसको मैं वादा खिलाफी के कह सकते हैं, ब्रीच के खिलाफ वर्जी, बेसिकली खिलाफ वर्जी। अब इसमें 2 तरह की है ब्रीच। बीच में दो, एक है एक्चुअल और एक है एंटीसिपेटरी। इसके बारे में मालूम होना चाहिए। एक्चुअल ब्रीच क्या है? एक्चुअल ब्रीच का मतलब जब एक पार्टी वक्त आए और वक्त आने पे मना कर दे कि मैं अपना काम नहीं कर रहा, तो ये टेक्निकली किस में फॉल करेगा? एक्चुअल ब्रीच में फॉल करेगा। सही है। 8 स्टेप है मेन एंड टाइम, बिल्कुल आखिर में आके सही है, डू नॉट फुलफिल। ये जो टर्म्स है ना, ये यूज होनी चाहिए। अपनी टर्म फुलफिल नहीं कर रहा, हिज टर्म्स, कोई एक पार्टी अपनी टर्म्स, हिज या हर, भाई जरूरी नहीं है हिज ही अपनी टर्मिनेशन करे, हर भी कर सकती है। ठीक है, सो इन टाइम पे अगर वो मना कर दे कि भाई मैं ये काम नहीं कर रहा, तो वो किस में आएगा? एक्चुअल ब्रीफ। एग्जाम्पल दूंगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करते हैं, सपोज करें मैंने ये कहा कि मिसाल के तौर पे मैं जो पार्ट टाइम कंसल्टेंसी के तौर पे इस वक्त इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस के अकाउंट्स एंड टैक्सेशन मैनेज कर रहा हूँ, उसी से एग्जांपल पिक करते हैं। तो ये कोरोना की वजह से बहुत सौ का प्रैक्टिकल एग्जांपल पे आ जाते हैं। चाइना से कंटेनर इंपोर्ट हुआ, पोर्ट पे मौजूद है। सही है, पोर्ट पे मौजूद है। पोर्ट पे 1 हफ्ते का टाइम मेरे पास, वरना इसके बाद से मुझे एक्स्ट्रा रेंट पे करना पड़ता कंटेनर का। तो मैंने किसी ट्रांसपोर्टेशन कंपनी वाले से कहा, भाई 5 दिन के अंदर अपने ट्रक लेकर आ जाना, सामान पिक करके इंटीरियर पे या पाकिस्तान में दूसरे पीके में या पंजाब साइड पे पहुंचाना है, कराची से। ठीक है, तो ठीक एट द एंड ऑफ 5th डे वो आता है बंदा और कहता है, भाई मेरे पास ट्रक की नहीं है, शॉर्टेज है, स्ट्राइक पे चले गए बंदे, तो हमें उससे कर्ज है नहीं है, मैं मेरे बिजनेस में मुझे सप्लाई करनी है, और वो एंड टाइम पे आके मना करेगा, तो ये टेक्निकली किसमें फॉल करेगा? एक्चुअल ब्रीच में फॉल करेगा। ठीक है, यानी मैंने डेट मिसाल के तौर पे अक्टूबर 1 को ये कॉन्ट्रैक्ट किया था कि भाई 5 अक्टूबर तक अपने ट्रक लेके पहुंच जाना। सही है, सही है, ऑन उस डे को हमें डिलीवर करना है। सही है, ऑन डिलीवरी डेट क्या है? 5 अक्टूबर मुझे करनी है। पहली तारीख को कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, ये फॉर्म हुआ, अभी टाइम बाकी है। 5 तारीख को आके वो कहता है कि भाई मेरे पास ट्रक ही नहीं है एंड टाइम पे, तो ये कौन सा सिचुएशन कहलाएगी? एक्चुअल। लेकिन अब मैं आ जाता हूँ, अब सिचुएशन चेंज करता हूँ। अब मैं मार्कर थोड़ी सी पेन का कलर चेंज कर रहा हूँ। इंस्टेड ऑफ कमिंग ऑन डिलीवरी डेट, वो 5 अक्टूबर को आने के बजाय वो क्या करता है? 2 अक्टूबर को आता है और कहता है, भाई शायद मेरे बंदे स्ट्राइक जा रहे हैं, तो मैं 5 तारीख तक ना आ सकूं, मैं बंदोबस्त कर रहा हूँ, लेकिन भाई समझ लो कि शायद मैं
नहीं कर सकूंगा परफॉर्म। तो वो टेक्निकली कौन सा ब्रीच कर रहा है, ये भी ब्रीच है। वो मना कर रहा है कि भाई मैं नहीं आऊंगा 5 तारीख को, मेरा इंतजार नहीं करना, कुछ और कर लेना। ये अब एहतियातन अक्लमंदी तो यही है कि मुझे अल्टरनेट बंदोबस्त कर लेना चाहिए इन 3 दिनों में। लेकिन अगर मैं अल्टरनेट बंदोबस्त नहीं कर रहा तो टेक्निकली मुझसे 1 अक्टूबर को कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था। मैं उसको कहूंगा भाई मैं नहीं जानता, कुछ भी करो, एक किराए पे लेकर ट्रक मुझे पहुंचाओ, मैं टाइम देता हूँ। एंटीसिपेटरी ब्रीच के अंदर एक ऑप्शन होता है, मौका दिया जा सकता है अगर पार्टी चाहे। लेकिन अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमारा एग्रीमेंट खत्म, तो मैंने तुम्हें एडवांस दिया था ना, उसकी डबल तो मुझे वापस कर दो, मैं किसी और से हायर कर लेता हूँ। वो टेक्निकली एंटी ब्रीच। ये टेक्निकली एंटीसिपेटरी ब्रीच की भी 2 टाइप्स हैं, ये एक्सप्रेस है कि वर्बली बता दिया। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? आई होप सबको क्लियर होगी, इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, सो आफ्टर द ड्यू मंथ, यस आफ्टर द ड्यू, जानबूझ के खत्म करना नहीं होगा, इसमें मजबूरी भी हो सकती है। सही है, मजबूरी भी हो सकती है। पीछे किसी की आवाज आ रही है सर, किसी की ओपन है आई थिंक। ओके, 9:35 पे ये बात थी। माइक कोशिश करें, माइक अपना तमाम पार्टिसिपेंट ऑफ रखें ताकि प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, मैं स्लाइड्स ओपन कर दे, स्लाइड्स ओपन नहीं है आपके पास? कंफर्म करें, मैं कब से स्लाइड्स पे लिख रहा हूँ। 1 मिनट, बिना टायर ओपन है भाई स्लाइड्स। ये अच्छा, जो मैं ब्रिज पे लिखा हुआ है वो सब ओपन है ना, जो हाथ से लिख रहा था डिलीवरी डेट व्हाइट बोर्ड स्टाइल में, वो आपको सामने नजर आ रहा था ना। तो आई काइंडली अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करें अगर किसी एक को। ओके ठीक है, सो वापस आ जाते हैं। यस, तो एंटीसेप्टिव ब्रीच बेसिकली, एक्चुअल ब्रीच क्या था, एंड टाइम पे मना करना, और एंटीसेप्टिव ब्रीच क्या होगा, पहले से आके मना कर देना। आज आवाज बैठी हुई है, ठीक है। ओके, नारे बहुत लगाए थे ना कल, इस वजह से विजिबल है। ओके, सो एंटीसेप्टिव ब्रीच की अगर हम बात करते हैं तो एंटीसिपेटरी पहले से आके बताना। अच्छा, ये एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड। एक्सप्रेस की एग्जांपल मैंने दी, इम्प्लाइड का मतलब क्या है कि जानबूझ के करना कि टाइम पे पूरा काम ना हो सके। इसको बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ। सपोज करें मैंने पिछले महीने अपने प्रैक्टिकल रियल लैब अपने घर में पेंट करवाया। पेंट करवाने के लिए मैंने उस कारीगर से बात कर ली, पेंटर से, कि भाई सामान मैं तुम्हें लेकर आऊंगा, तुम 15,000 रुपये 2 हफ्ते के में तुम काम कंप्लीट करोगे। तो उसने 15,000 में डन कर लिया। ठीक है, 5 दिन में ये 5 दिन आएगा, 10 दिन काम करके चले जाएगा, 15,000 कलर करेगा, बाकी सब ये। मैंने उसे कहा था भाई मेरे घर में एक इवेंट शादी है, इस वजह से मुझे ये सारा कलर इस 2 हफ्ते 10 दिन के अंदर कंप्लीट चाहिए। यानी 1 अक्टूबर को बात की थी कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, कि और इसे ये कहा था कि भाई अक्टूबर 15 तक हर सूरत में तुम करोगे ये काम। 4 कमरे थे, 4 रूम्स थे। ठीक है, उसने बोला सर एक रूम के ऊपर 3 दिन लगते हैं, इससे ज्यादा नहीं लगते। एक रूम के 3 दिन लगते हैं, इससे ज्यादा नहीं लगते। तो 4 रूम के ऊपर 12 दिन लगेंगे, और फिर एक दिन में बाकायदा फिनिशिंग या टच या सफाई वगैरह से रिलेटेड हो जाएगा, तो आराम से काम हो जाएगा। तो ये अक्टूबर 10 हो गई, उसने सिर्फ एक ही कमरा किया हुआ है। मैं उससे पूछ, उसने 2 छुट्टियां कर ली, बोला सही है ऑफ कर लिए, क्योंकि उसे कोई और पार्ट टाइम काम मिला हुआ था। तो देखा जाए तो मैंने तो उसे हायर किया था ना कि भाई तुम सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4-5 बजे तक आके अपना काम पूरा करोगे। वो मना नहीं कर रहा, बोल के मना नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है, छुट्टी कर रहा है। इनडायरेक्टली वो क्या शो कर रहा है, ब्रीच कर रहा है। लेकिन और ये ब्रीच क्या, एंटीसिपेटरी, यानी 1 अक्टूबर के बाद उसको 2 अक्टूबर को आना था, 3 अक्टूबर को आना था, 4 अक्टूबर को आना था, वो नहीं आया। सही है, फोन कर दिया कि नहीं मैं बाद में आऊंगा, तो इसका मतलब वो क्या 15 अक्टूबर तक अपना काम पूरा करता हुआ नजर आ रहा है? मुझे लग रहा है नहीं हो सकेगा। तो क्या वो बोल के भी मना कर रहा है? नहीं। उसका ये वे ऑफ ब्रीच कौन सा ब्रीच कहलाएगा, इम्प्लाइड। यानी इम्प्लाइड क्या होता है, एक्शन, हरकतें शो करें कि भाई ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। मिसाल के तौर पे इसकी एक और ये बात भी हो सकती है, आप लोगों ने बिजनेस लॉ के कोर्स में रजिस्टर्ड किया, तो हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया कि भाई आप पढ़ेंगे और मैं आपको ग्रेड दूंगा। ऐसा ही है ना, जैसे आप साइन किया, टीचर जो पढ़ाएगा वो वीडियो देखें, एक्टिविटी पूरी करें, मिड टर्म एग्जाम करें। और आपने अभी तक लेक्चर नोट स्टार्ट ही नहीं किया 10th तक। मुझसे किसी ने पूछा था ना कि सर हम बाद में आखिर में कर सकते हैं, तो उसका जवाब सही है, 10th वीक तक आपने स्टार्ट ही नहीं किया सर, सही है। 10th वीक पे जाके
वो कहता स्टार्ट करता है लेक्चर रजिस्टर, तो क्या 2 हफ्ते में वो कर सकेगा? उसकी हरकतें बता रही है कि टेक्निकली वो इम्प्लाइड वे में ब्रीच कर रहा है, और वो पहले से ही बता रहा है ना सेकंड वीक पे उसने कुछ काम शेयर किया है ना थर्ड वीक पे उसने कुछ काम शेयर किया है। तो डेट मीन्स ब्रीच दो तरह के हो सकते हैं, एक एक्चुअल जो ऑन टाइम पर बताए और दूसरा एंटीसेप्टरी जो कि रिटर्न भी हो सकता है और एक्सप्रेस भी हो सकता है। सही है। विदाउट हैविंग अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस आप एनी यूज विदाउट हैविंग, तो वो ब्रीच है विलिंग। लेकिन मैं ये कहूंगा कि वो नहीं, आपको कुछ और है। पर्सन विलिंगली ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट विदाउट हैविंग एनी अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस। सही है। अनयूजुअल सर्च कर तो वो नॉर्मली देखा जाए पहले से बोल के बता रहा है, तो एक्चुअल भी एक्सप्रेस हो सकता है, तो आप इसको एक्चुअल कह सकते हैं। एंटीसेप्टरी का मतलब ये है कि उसके सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए और वो बोल रहा है कि भाई नहीं हो सकेगा, या वो जानबूझ के भी हरकतें कर सकते हैं। विलिंगली और अनविलिंग, मैं कहूंगा यहाँ पे सुफियान विलिंगली का वर्ड बेहतर नहीं है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। सो आई होप अब आगे बढ़े, ब्रीज से रिलेटेड कोई चीज नहीं होगी। तेजी से आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़े। यस, ओके। टाइप्स ऑफ ब्रीच, अच्छा यही है, ये क्या लिखा हुआ है वो जो आप, हाँ हेडिंग किसी ने मुझसे डेफिनेशन शेयर की थी, तो ये एक्चुअल ब्रीफ की डेफिनेशन है। एक्चुअल ब्रीफ क्या क्या था? When one party fails to perform contract when performance was due, जब टाइम आया उस वक्त मना कर दिया, जब टाइम आया उस वक्त मना कर दिया, तो ये एक्चुअल ब्रीच है। और बिफोर फिक्स टाइम परफॉर्मेंस, सही है। वो एक्सप्रेस भी हो सकता है, बोल के भी मना कर सकता है, हरकतों के जरिए भी, वो क्या कहलाएगा? एंटीसिपेटरी, यानी ब्रीच की भी दो टाइप्स हो गए। यहाँ तक ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं थर्ड वे, डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट। डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट भी खत्म करना है भाई। मिसाल के तौर पे ये जो इस सिचुएशन को मैंने ब्रीच में डिस्कस किया था, इसी में एग्रीमेंट वाली बात को मर्ज करते हैं। और वो क्या है? पहला, चलिए टर्मिनेशन बाय एग्रीमेंट। इसमें क्या कहते हैं कि दोनों पार्टीज कैंसिल करने के लिए एग्री करें। सही है। अगर दोनों एग्री कर रहे हैं कि भाई हमने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था ना उसको खत्म करो, नए सिरे से बात करते हैं, क्योंकि अब उस बहुत सी चीजें चेंज हो चुकी हैं। अब अगर ऐसा हो रहा है, ठीक है, अब अगर ऐसा हो रहा है तो फिर क्या होगा? ये 5 वे से हो सकता है, यानी टर्मिनेशन बाय एग्रीमेंट 5 वे से। एक वेविंग है, एक रिसेशन है, एक रिमिशन है, एक अल्ट्रेशन है और एक नोवेशन है। इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि प्रीवियसली कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया लेकिन नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना इन दोनों में, तो इन दोनों को पहले देख लेते हैं। पहले मैं वेवर पे, सॉरी, वेवर एंड रिसेशन दोनों पे आ जाता हूँ। सही है। दोनों में ये सिचुएशन है। एक में क्या हो रहा होगा, वेवर में क्या हो रहा होगा कि आप खत्म कर देते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये इसी पे आते हैं, बल्कि यहाँ पे लिख ही देता हूँ वेवर एग्जाम्पल। ठीक है। पहले रिसेशन, अक्टूबर 1 को मैंने एडवांस पेमेंट कर दी थी अपने इस घर के पेंटिंग वगैरह की, तो ये 5,000 रुपये। ठीक है। और मेरे काम कितना करवाना था? 15 अक्टूबर तक 15,000 रुपये का काम करवाना था। ठीक है। ये एग्रीमेंट था। 2 अक्टूबर को वो आता है, बल्कि सॉरी 3 अक्टूबर को वो आता है सही काम पे। मैं उसको कहता हूँ भाई अब मुझे कलर नहीं करवाना। 4 रूम में से वो एक रूम पे कलर कर चुका है, यानी 15 में से टेक्निकली देखा जाए तो 3,750 जितना काम कर चुका है। मैं इसको कहता हूँ भाई 3 अक्टूबर को तुम एक कर चुके हो, मुझे अब बाकी 3 रूम पे काम नहीं करवाना। सही है, छोड़ो। वो बोलता है सर आपने एडवांस दिया था तो फिर एक रूम के तो इतने नहीं बनते। मैंने बोला भाई छोड़ो, जाने दो। सही है। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने 5,000 पे काम, और उस पे उसने सिचुएशन क्या हो, उसने इस पे काम करके हमने बाकी कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। क्या 15 अक्टूबर को 4 रूम नहीं होने चाहिए? दोनों म्यूचुअली एग्री कर रहे हैं इस बात पर। ठीक है। तो इस टेक्निकल सिचुएशन को क्या कहलाए कहेंगे? प्रिसिशन। इसके अंदर लेसर, एक पार्टी अपना काम करेगी और दूसरा पार्टी वो छोड़ देगी। अगर ऐसा भी होता ना, मिसाल के तौर पे वो कहता, एक मिसाल के तौर पे मैं उसको पैसे ही नहीं देता, एग्जाम्पल के तौर पे सिचुएशन चेंज करता हूँ और मैं कहता हूँ कि भाई 0 एडवांस था, उसने आध हाफ रूम पे कलर किया। ठीक है। कलर किया और 2 तारीख को आके बोलता है भाई सर मुझे एक बड़ा काम मिला है जिसमें मुझे 50,000 मिलेंगे 10 दिन के अंदर।
मैं आपका काम नहीं करूंगा, मैं आपका काम नहीं करने वाला। सही है, तो मैं बोलूंगा भाई ये क्या बात हुई, ऐसा थोड़ी होना चाहिए। वो बोलेगा नहीं भाई, आप भले अपने पैसे, ये जो 2 दिन मैंने मजदूरी की है ना, उन 2 दिन के पैसे छोड़ दें। तो इसका मतलब वो पार्टी, कलर वाला, पेंटर वाला मुझसे ये काम करवा रहा है, तो यानी एग्रीइंग ऑन लेसर टर्म बाय वन पार्टी को दूसरी पार्टी को फुलफिल ही ना कर दे, तो ये टेक्निकली किस में आ जाएगा, रिसेशन में आएगा। आई होप इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे आपको यूनि वाले 150 में डन करके टीचिंग के लिए, और आप डायरेक्टर के, तो वो कुछ और बात है, उसको मैं बाद में दूंगा। इसमें ऐसा नहीं है, ये कुछ और है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हो रहा, इसमें कॉन्ट्रैक्ट खत्म कंप्लीट हो रहा है। आ रहा हूँ। ये वेवर नहीं है, ये रिसेशन, ये कुछ और है उसामा। इसको क्लियर करूंगा, पहले बातें सुन ले, फिर उसके बाद, क्योंकि ये मिक्स हो सकता है, इसलिए मैं इसको स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ। तो रिसेशन क्या था ये डिस्कस कर लिया। नाउ वापस अगर हम आगे बढ़ते हैं रिसेशन के बाद, अब आ जाते हैं वेवर। वेवर क्या है? वेवर में कहते हैं अक्टूबर 1 को डन हुआ, बोला अक्टूबर 2 से काम कर लिया आएगा, अक्टूबर 2 से काम पर आएगा। वो फोन करके आ रहा है ना, उसने कुछ भी काम किया है, जीरो परफॉर्मेंस बाय बोथ, यानी किसी ने कुछ नहीं किया। ना पेंटर ने कुछ काम किया था, सही है, ना मैंने एडवांस पेमेंट की थी, कॉन्ट्रैक्टर जो मैंने जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया था, ठीक है, सही है। दोनों ने जीरो परफॉर्मेंस दी और बोलते हैं खत्म करो, छोड़ो, मुझे अब काम ही नहीं करवाना, मैं खुद, और वो एग्री कर जाए कोई एडवांस दिए बगैर, कॉन्ट्रैक्ट, जाहिर सी बात है, ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो रहा है, खत्म हो रहा है। ये वेवर वगैरह वाली बात के छोड़ दो। जबकि अगेन में कह रिसेशन में क्या हुआ, पार्शियल परफॉर्मेंस ट्रांसफर हो जाती है, वेवर में जीरो परफॉर्मेंस ट्रांसफर होती है। ये बात समझ में आई? मैं वापस इस पे जा रहा हूँ, इसमें स्टूडेंट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, ठीक है। वेवर में क्या हुआ, वेवर के अंदर जीरो परफॉर्मेंस और इसके अंदर पार्शियल परफॉर्मेंस। आई होप ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये चीज, दोनों चीजें थी। अब हम आ जाते हैं इस पर, बाकी तीन पर। एक है रिमिशन, एक है अल्ट्रेशन, एक है नोवेशन। सबसे नोवेशन को मैं, नोवेशन को भी डिस्कस कर लेता हूँ, रिमिशन अल्ट्रेशन, सही है। नोवेशन क्या है? ओके, सबसे पहले नोवेशन पे आते हैं। नोवेशन क्या है? नोवेशन क्या है कि नंबर ऑफ पार्टी चेंज हो जाए, तो पुराना खत्म हो जाएगा। इसके एग्जांपल मैं उसी कलर वाले, मेरे हिसाब से ये कलर्स पेंटर वाले एग्जांपल पे ये बहुत अच्छे तरीके से सारे एस्पेक्ट्स कवर होते हैं, जिस तरह, सही है। मुझे तो, क्या मुझसे शादी करोगी इस वाले एग्जांपल से लेकर, सही है, मेहर तक हम पहुंचे थे कि मेहर की अदायगी सीधे बन जाओ, तो वो पूरा स्टेजेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के एग्जांपल में सारे एस्पेक्ट कवर होते थे। इसी तरीके से ये पेंटर वाली एग्जांपल के अंदर सारे एस्पेक्ट्स कवर हो रहे हैं इसमें, टर्मिनेशन बाय एग्रीमेंट पे। मैंने उस पेंटर को बोला कि भाई तुम मेरे लिए काम करोगे, अक्टूबर 1 को कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। अब अक्टूबर 15 तक करना था, वो 2 अक्टूबर को आता है और बोलता है, क्या बोलता है कि भाई सर, मैं आपसे, सिचुएशन क्या है, वो कुछ भी आ सकता है दूसरे दिन को, वेरी फर्स्ट डे आने से पहले, सर ये मेरा कजन है, ये आपका काम करेगा, मैं नहीं करूंगा। मैं उसको ये जैसे इन्फॉर्म करेगा तो मैं उसको बोलूंगा, भाई ये क्या बात हुई, मैंने तो तुम्हें काम करने के लिए बोला था, तुम्हारे हाथ में सफाई है, मैं तो इसको जानता ही नहीं हूँ, सर ये भी बहुत अच्छा काम करता है, प्लीज इससे काम करवा ले, सही है, भले पैसे कम भी दे दीजिएगा। तो कुछ का मतलब क्या हो रहा है, चेंजेस हो रही हैं। लेकिन इस चेंजेस के अंदर मेन कंपोनेंट क्या है, मेन कंपोनेंट क्या है, पार्टी चेंज हो रही है। यानी पहले मी, सही है, मोबिन मेमन का किसी XYZ पेंटर से कॉन्ट्रैक्ट था, और वो पेंटर कहता है कि भाई मैं काम नहीं करूंगा, मुझे बड़ा ऑर्डर मिला है, आप ये काम मेरे कजन से करवा लो, सही है। वो कजन कोई भी हो सकता है, ABC से करवा लो। इसका मतलब अर्लियर जो कॉन्ट्रैक्ट था, पुराना कॉन्ट्रैक्ट, वो किसके दरमियान था, M और XY के दरमियान, और जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट था वो किसके दरमियान है, MM और ABC के दरमियान। इसका मतलब ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया सर, ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट हो गया खत्म और न्यू कॉन्ट्रैक्ट बना। अब ये न्यू कॉन्ट्रैक्ट किस में है भाई, काम वही कलर करवाना है, सिर्फ XYZ चेंज होके किस में आ गया है, ABC में आ गया है। तो ये सिचुएशन किसके अंदर फॉल करेगी सर, ये सिचुएशन फॉल करेगी टर्मिनेशन ऑफ ऑल कॉन्ट्रैक्ट, टर्मिनेशन ऑफ ऑल कॉन्ट्रैक्ट, यानी टर्मिनेशन बाय एग्रीमेंट है,
लेकिन एग्रीमेंट की भी टाइप्स होती हैं, तो ये कौन सा एग्रीमेंट है? नोवेशन वाली बात। आई होप ये बात भी समझ में आ गई होगी। ठीक है, ओके, हाँ ठीक है। हाथ हिला दे, आपके साथ मजाक हुआ है, ये वही वाली बात है, हाथ हिला दे। क्लियर। आके मुझे ये बात समझ में नहीं आया आप जो बोलना चाह रहे थे। ठीक है, ओके, सो आगे बढ़ते हैं। आके बोल के बात करें तो थोड़ा सा इंटरटेन दूसरों को करें आप ही की एग्जाम्पल से, शायद आप टारगेट हो जाए। अब माइक अनम्यूट करके बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। आके क्या बोलना चाह रहे हैं, बोले। मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ आकिब, इफ यू आर हियर, आप माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं किसी दूसरे टीचर की सेटिंग। तो बोले। सर मैंने इसलिए कहा था कि वो जो वेबर वाली जो एग्जांपल थी ना, कि हम्म, जो ना आपके साथ बस काम भी नहीं करवाया ना उसके साथ परफॉर्मेंस थी ना उसकी परफॉर्मेंस थी जिसने एग्रीमेंट किया, तो गुड ये वेवर जो कहते हैं वो उसकी एग्जांपल के हिसाब से मैं गुड गुड, ओके कैटेगरी के ओके हिसाब से ओके, बात चले चले चले, ठीक है, मैं इसको फनी नहीं बना रहा, इस सिचुएशन से खींच सकता हूँ। उसामा ने पूछा है, सर मिक्स हो रही है वेवर के साथ भाई रिसेशन, मैंने क्लियरली आप ही में से कोई किसी से बात करूंगा, सर ये मिक्स हो रही है। भाई मैंने रिमिशन तो बताया ही नहीं है, सबसे पहले मैंने रिसेशन बताया और रिसेशन की स्पेलिंग गलत है। मैंने अभी नोट किया रिसेशन की स्पेलिंग गलत है। ये रिसेशन मैं खुद भूल गया हूँ, बुक से देख लीजिएगा। ये आपका टास्क है। ये कौन साहब थे जिन्होंने पूछा था? एक और बात, उसामा आपका टास्क है। अच्छा, एग्जाम्पल कुछ और बताई थी, मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा चले, आपको ये बात समझ में नहीं आ रही ना, उसामा आ जाते हैं। आपने समझा कुछ और तो इसका मतलब सर ने कुछ और, भाई एग्जाम्पल कुछ और दी थी तो इसका मतलब ये थोड़ी है कुछ और है। ये देखिए बुक आप, ओके मैं आपके सामने एक चीज कर रहा हूँ, अभी आपके सामने थोड़ी देर में बुक आएगी और हम इसी तरफ जाएंगे पूरा इंटायर स्क्रीन। ये स्क्रीन आनी चाहिए थोड़ी देर में, आई होप अब आना शुरू हो गई होगी। यस, ये आपके सामने बुक नजर आ रही है। इस बुक के अंदर आप जाते हैं, ये यहाँ पर आपके सामने डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पेज 90 से 97 नजर आ रहा है। इसका सिंपल सा तरीका क्या है सर, पेज 90 से 97 पे जाते हैं, क्या लिखा हुआ है? यस सर, ठीक है, 90 से 97 पे जाते हैं। परफॉर्मेंस डिटेल में था लेकिन मैं इसको सिंप्लीफाई कर चुका हूँ। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय परफॉर्मेंस एक्चुअल, वैलिड टेंडर, डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है? नोवेशन। ये कॉन्ट्रैक्ट के साथ पुराना रिवाइज हो जाएगा। अच्छा, रिसीशन की स्पेलिंग ये रही, मुझे याद नहीं थी मैंने इसलिए लिखी थी, ये रही आपके सामने रिसीशन की स्पेलिंग लिख रहा हूँ। आर ई क्या थी, मैं भूल जाता हूँ, RESCISSION, CISSION। अब आ जाते हैं आपके सवाल पर उसामा। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि आप थोड़ा केयरफुली चेक कर रहे होते, लेकिन मैं इस सवाल को प्रॉपरली वापस ले रहा हूँ। एक मिनट, ओके, शेयर स्क्रीन। हाँ, यहाँ पर आते हैं, आपने कुछ सवाल पूछा था। यस, उसामा सर रिसेशन बता दे, एग्जांपल मिक्स हो रही है वेवर के साथ। आपका टास्क, ये रिसेशन है और ये वेवर है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है कि अगर दूसरी पार्टी पहली पार्टी को, क्या लिखा हुआ है? वेवर, इन केस ऑफ वेवर कोई भी एग्रीमेंट नो कंसिडरेशन ट्रांसफर होना जरूरी नहीं है, जबकि रिमिशन में क्या है कि होली या पार्शियली, यानी पार्शियल होगा तो वो किस में जाएगा? यानी आप एग्जांपल देख लें, बी को 5,000 रुपए देने थे, बी ने 2,000 रुपए एक्सेप्ट कर लिया, बोला बाकी छोड़ दो, तो ये क्या कहलाएगा? रिमिशन के अंदर चले जाएगा। ठीक है, वेवर में क्या होगा? दोनों बोलेंगे कि अब करने की जरूरत नहीं है, तो ये दोनों अलग अलग बातें थी। ठीक है, सॉरी, रिसेशन के अंदर क्या है कि इसको, ओके, आपके लिए टास्क में मिक्स में मैं भी बेस कर गया। सर थोड़ा सा भी कम हुआ हो रिसेशन होता है, यस है ना, यही मैं बता रहा था। ठीक है, नाउ भाई ये बुक अब थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पेज बुक से ढूंढने पड़ेंगे उसामा, तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा। थोड़ा मेहनत करें, रीडिंग मटेरियल करें, वीडियो सुकून से देखें, आपको आइडिया हो जाएगा, रिकॉर्डिंग सेशन बार बार देख लें। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड हमारी अगली एग्जांपल, रिमिशन। मैंने नोवेशन भी बता दिया, नोवेशन में पार्टीज चेंज होती है।
क्वेश्चन में क्या एग्रीमेंट, लेकिन पार्टीज चेंज होती है, पार्टीज चेंज हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अल्ट्रेशन। अल्ट्रेशन क्या है? अल्ट्रेशन के अंदर क्या न्यू कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, बट टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज हो रही हैं। तो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है? इसी एग्जांपल पे अगर बात करता हूँ, अब मैं चेंज करता हूँ सर, थोड़ा सा मैं ये करता हूँ, हम ले लेते हैं रेड के बजाय कोई नया कलर, पर्पल भी हो गया, ब्लू भी हो गया, इस ब्लू की तरफ आ जाते हैं। वो कहता है कि हम दोनों के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट क्या था, हम दोनों के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट था कि भाई अक्टूबर 1 से अक्टूबर 15 तक करना है। एक्स वाई जेड ही मेरे पास आया, ठीक है, एक्स वाई जेड ही मेरे पास आया, और वो क्या कहता है कि अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट 15 अक्टूबर के बजाय मैं आपको अक्टूबर 20 तक करके दूंगा, शुरू कब करूंगा, अक्टूबर 11 से, ठीक है। आप मुझे 15,000 रुपए के बजाय कितने देना, 18,000, और मैं डिजाइन ये के करने के बजाय ये डिजाइन क्या कर रहा हूँ, चेंज कर दूंगा। टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो रही हैं, यानी पार्टी सेम है, पार्टी सेम है, किसकी बात कर रहा हूँ, अल्ट्रेशन में पार्टी सेम रहती हैं, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। तो ये क्या कहलाता है, अल्ट्रेशन। नया कॉन्ट्रैक्ट बन गया, पुराना खत्म हो गया, नया हो गया। भाई सीधी सी बात है, मेरे पास दो कार है, मैं पहले एक पार्टी को कहता हूँ मैं अपनी सही एक्वा सेल करना चाह रहा हूँ, मेरे पास एक वेगन आर है और एक एक्वा है, ठीक है। फिर बाद में बीवी कहती है नहीं एक्वा नहीं बेचो, वेगन आर बेचो, एक्वा मुझे अच्छी लगती है, मुझे मैं कंफर्टेबल ऑटोमेटिक उसमें ड्राइविंग कर सकते हो, वेगन आर ऑटोमेटिक नहीं है, तो इसलिए मुझे एग्जाम्पल ऐसे ही दे रहा हूँ। तो फिर मैं उस पार्टी को कहता हूँ भाई कि यार मैं वेगन आर अब एक्वा नहीं बेचना चाह रहा हूँ, मैं वेगन आर बेचना चाह रहा हूँ। अगर वो एग्री कर गया, पैसे भी रिवाइज होंगे, टर्म्स एंड कंडीशन रिवाइज होंगी, लेकिन पार्टी सेम है, तो ये टेक्निकली क्या कहलाएगा, अल्ट्रेशन। हमें वो ये कहते कि चलो अब इतने पैसों के बजाय इतने पैसों, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है या इसमें कोई खर्चा आ गया, टर्म्स एंड कंडीशन चेंज होती है, तो अगेन पिछला कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये टर्मिनेशन बाय एग्रीमेंट ही है, लेकिन एग्रीमेंट की कौन सी टाइप है, अल्ट्रेशन। आई होप ये आइडिया हो गया होगा। तो बहुत स्लो जा रहा हूँ आज, सही है। अल्ट्रेशन एग्जाम्पल कुर्ता आप कह सकते हैं, जैसे मेरे को मेरी कार अच्छी है, मतलब है इसकी सब अच्छी बताओ और बोलो ये 1100 मीटर की है, मिलियन की है, और आप रिप्रेजेंट, मुझे आपके एग्जाम्पल में कोई इंटरेस्ट नहीं हो साहब, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ, पांचवी एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। पांचवी क्या थी, हाँ रेमिशन। मैंने रिसिशन बताया था, अब रेमिशन पे आ रहा हूँ, सही है। रिसिशन और रेमिशन दो अलग बातें हैं। रिसेशन के अंदर पार्शियल एग्री करके पार्ट कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, रेमिशन में कम पर एग्री करते हैं। अब जो वो एग्जांपल थी, मिसाल के तौर पे मैं सीए वालों को एक इंस्टीट्यूट के अंदर, सही है, मॉड्यूल बी का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस वन पढ़ा रहा था, और उन्होंने कहा ठीक है 80 घंटे के आप, हम आपको 2 लाख रुपए देंगे, ठीक है, ये बात हो गई। ठीक है, मैंने 80 घंटे के बजाय 60 घंटे में उनका कोर्स कंप्लीट कर दिया, तो उन्होंने बोला नहीं सर ये कैसे, आपने 80 घंटे पढ़ाना था। और मैंने बोला भाई जरूरत ही नहीं है, अगर बच्चों को क्वेरीज है तो मैं 2-3 घंटे का सेशन ले लेता हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं, हम आपको 2 घंटे 2 लाख की पेमेंट नहीं करेंगे, हम आपको, सही है, इस हिसाब से 1,60,000 बनते थे, तो 1,60,000 ही बनेंगे की पेमेंट करेंगे 60 घंटे के लिहाज से, ठीक है। उन्होंने इन दी एंड टैक्स काट कर 16,000 रुपये, 1,44,000 रुपये मुझे पेमेंट की, और मैंने भी एग्री कर दिया कि जाने दो। तो ये टेक्निकली क्या कहलाएगा, रेमिशन। लेकिन ये वाली बात उन्हें पहले से बता दी गई थी कि हाँ ठीक है। रिसेशन में क्या था, छोड़ दिया, इतनी हो गई कंसिडरेशन। रेमिशन में मैंने उनको बोला भाई 80 घंटे ज्यादा है, 2 लाख है, यही 2 लाख रुपए वाला काम इतने में कर दूंगा, सही है, 60 घंटे के अंदर कर दूंगा, आप मुझे पैसे 2 लाख रुपए ही देना। मैं आपका टाइम सेव कर रहा हूँ, बच्चों को बुला के एसी की कॉस्ट सेव कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मेरे प्रैक्टिस क्वेश्चन मटेरियल ही ऐसा है कि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उन्होंने बोला नहीं, हम टाइम की बेसिस पे पेमेंट करेंगे। तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, रिवाइज होगा। और ये कब मैंने बताया उनको, 1 महीने के बाद, यानी 30-35 घंटे पढ़ाने के बाद इनको कहा कि भाई अब ये ज्यादा है, 80 घंटे 60 घंटे में ये चीज पूरी हो सकती है। तो कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज हुआ, यानी पिछला कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, नया कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज हो रहा है। तो वो जो नया कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज हो, वो टेक्निकली ये क्या कहलाएगा, रेमिशन। इसके अंदर यस, एक पार्टी दूसरी पार्टी से कम पर एग्री कर जाती है, ठीक है। यानी दोनों कॉन्ट्रैक्ट पूरा करते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज हो रहा होता है और किसी एक पार्टी की कम कंसिडरेशन जा रही होती है।
ठीक है। सो आई होप इससे रिलेटेड किसी ने कुछ नहीं पूछना होगा। ये भी पूरा गया डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ये सारी चीजें मैंने करवा दी। अच्छा अब तेजी से बढ़ते हैं, टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी या चेंज ऑफ लॉ, सही है, लैप्स ऑफ टाइम, ऑपरेशन ऑफ लॉ। इसको मैं कहूंगा सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। इम्पॉसिबिलिटी के मतलब क्या है? सपोज करें कि फ्यूचर को मैंने गाड़ी सेल करने की बात की एक्वा की, और जब इससे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था ना, उस तारीख को मैंने कहा था मैं तुम्हें, मिसाल के तौर पर अक्टूबर 1 को मैंने कहा था कि मैं 15 अक्टूबर को अपनी वैगन आर सेल करूंगा, ठीक है, तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा। 10 अक्टूबर को कार चोरी हो गई, सही है, थेफ्ट। मैंने पुलिस में एफआईआर तो दर्ज करवा दी, लेकिन क्या अब मैं 15 अक्टूबर को कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर सकता हूँ? नहीं। ऐसी बात है, जैसे ही मेरी कार चोरी होती है, अब मैं अपनी कार डिलीवर उस पर्सन ए को डिलीवर करने के मेरे लिए क्या पॉसिबल है? नहीं है, ही नहीं, होती तो मैं दे देता। तो सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। अच्छा यही वाली बात, मैंने इंपोर्ट कंटेनर मंगवाया चाइना से, सही है, कोरोना की वजह से लॉकडाउन, वो रिलीज ही नहीं करे, जब तक हम इंस्पेक्शन नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा, और ये बात सचमुच हुई थी। फॉर एग्जांपल मेरे पास कंटेनर आने वाला था मार्च 10 को, फेब को 12, फेब 20 को वो पोर्ट पे लग चुका था, और मार्च 10 तक वो मुझे मिलने वाला था। गवर्नमेंट की तरफ से कोरोना लॉकडाउन अनाउंस हुआ, ठीक है, और कंटेनर सीज कर दिया गया, भाई चाइना से आया हुआ है, अंदर से मालूम नहीं क्या निकले, ठीक है, तो क्या अब मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर सकता? नहीं कर सकता। यही वाली बात रमजान में मेरे बहुत से टैक्स बेसिस पे क्लाइंट थे, उन्होंने सिचुएशन किया हुआ कि उनकी रकमें फंस गई, उनका कंटेनर मंगाया हुआ था कि रमजान में वो बेचेंगे, उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट फंसाई हुई थी, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर सके, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली क्या हो गया? डिस्चार्ज हो गया ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी। इम्पॉसिबिलिटी बहुत सी हो सकती है, मिसाल के तौर पे मैं अपना एक पेट सेल करना चाह रहा हूँ और पेट की डेथ हो जाती है, तो क्या मैं कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल कर सकता हूँ? नहीं। तो देयर आर न्यूमरस एग्जांपल, सही है, मैं सारी अननेसेसरी रिपीट नहीं करूंगा, लेक्चर सेशंस में मौजूद है, सही है। सब्सिक्वेंट वॉर वाली अगर हम बात की तरफ हम आएंगे, जरूर आएंगे, चेंज, सही है, इस पे मैं ये कहूंगा ऑपरेशन ऑफ लॉ भी कह सकते हैं। सब्सिक्वेंट वॉर वाली इम्पॉसिबिलिटी, वॉर की वजह से आपका सामान फंस गया, यहाँ पे ये बात करते हैं। इसमें एक कॉन्सेप्ट है एलियन एनिमी का, वो कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ पार्टीज के अंदर डिस्कस किया जाता है। वो आई थिंक मैंने इतना डिटेल में आपके पास, मेरी को शायद वीडियो मैंने शेयर तो नहीं की थी आपके साथ, लेकिन अलग से बना के रखी हुई है, लेकिन ये बुक्स वगैरह में भी ये बात मौजूद है। यस, वार वाली बात भी पॉसिबिलिटी के अंदर आती है। देन हम आगे बढ़ते हैं, डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम, कॉन्टेक्ट टाइम से डिस्चार्ज हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है? मैंने कहा था कि मैं अक्टूबर 1 को एक एग्रीमेंट कर रहा हूँ, इंटर कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है, कि अक्टूबर 15 को डिलीवरी करूंगा और तुम मुझे पेमेंट कर देना, लेकिन कब पेमेंट कर देना? 5 तारीख को, तो मैं तुम्हें डिलीवरी करूंगा। मैंने कंडीशन लगाई है, मैंने कंडीशन लगाई है कि पेमेंट तुम मुझे कब करनी है? मुझे पेमेंट तुम्हें पेमेंट किस, मेरी पार्टी को पेमेंट कब करनी है? अक्टूबर 5 को। तो मैं डिलीवरी कब करूंगा? अगर मेरे पास 5 अक्टूबर को पेमेंट नहीं आती, मैंने एक टाइम दिया था, टाइम फ्रेम, तो टाइम क्या हो गया? खत्म हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली क्या हो गया? डिस्चार्ज हो गया। यानी आप अपना टाइम पूरा ना ही करते, इस वजह से अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट एंड हो रहा है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज के फॉर्म पे जा रहा होगा, ठीक है। आई होप ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी, इसमें किसी को मसला नहीं होगा, ठीक है। नाउ अगर हम आगे बढ़ते हैं, डिस्चार्ज ऑफ टाइम ऑफ लेफ्ट के बाद अब आ जाते हैं ऑपरेशन ऑफ लॉ। ये एग्जांपल मेजोरिटी लड़कों को आइडिया होगा। कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो सकता है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, ये क्या है? इसकी एग्जांपल ये कहते हैं कि किसी वजह से अगर गवर्नमेंट का लॉ चेंज हो जाए और उस वजह से कॉन्ट्रैक्ट की आप परफॉर्मेंस फाइनलाइज ना कर सके, तो भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। मिसाल के तौर पे, सही है, बेसिकली मैं मेमन हूँ और मेरे कजन्स वगैरह गुटखे पान वगैरह की बुरी आदत में अटके हुए हैं, और आप में से बहुत से लड़कों को आइडिया होगा कि पुलिस की तरफ से पिछले 1 साल से सख्ती की गई है गुटखे और मावे वगैरह वाली बात की वजह से, बहुत से लड़कों को आइडिया है। आई होप आप में से कुछ लड़के शायद यूज भी करते होंगे, इट इज अ बैड हैबिट, लेकिन एग्जाम्पल उसी से मैं लिंक कर रहा हूँ, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है।
वो जो मावे या विमन उसके तौर पे बात करते हैं, गुटखे वगैरह, उस पे गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया। अब मिसाल के तौर पे मैंने किसी से एग्रीमेंट कर लिया कि भाई मैं आपको इतने केजी, इतने टन डिलीवर करूंगा, ऐसे ना। लाइक को टॉपिक कंप्लीट कर लें, फिर अलग से बात कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, हम कहाँ पे मौजूद थे? हाँ, मैं किसी से एग्रीमेंट करता हूँ कि भाई मुझे ये चीज़ आपको डिलीवर करनी है इस तारीख को इतनी रकम, और गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया। बेसिकली मावा गुटखा के नाम से बाकायदा एक्ट आया है 2019 के अंदर, कि जिसके के पास से भी निकला या जो भी बाइंग एंड सेलिंग में इसका इन्वॉल्व हुआ, ट्रेडिंग में, इसके बिजनेस में इन्वॉल्व हुआ, उसको इतने कुछ फाइन है, और बाकायदा कोर्ट में सेशन ट्रायल भी है, यानी बाकायदा उसको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है अगर किसी के पास निकला बाइंग एंड सेलिंग करते हुए, यूज कर रहा है तो उस पर फिर फाइन फाइन है, सजा है। फिर कितनी सजा है इसके ऊपर नहीं जाते, लेकिन अगर मैंने किसी से एग्रीमेंट किया हुआ था इस लॉ के आने के बाद, 2019 में गुटखा मावा एक्ट जो था, उससे पहले किसी से किया था, जैसे ही गवर्नमेंट ने ये लॉ अप्रूव किया तो मेरा वो उस पार्टी के साथ कांटेक्ट क्या हो गया, ऑटोमेटिकली खत्म हो गया। अब मुझे देखा जाए तो अपनी परफॉर्मेंस पूरी नहीं करनी, सामने वाली पार्टी को उसकी परफॉर्मेंस नहीं करनी, बट यहाँ पे एक छोटा सा इश्यू आता है, ये आखिरी एग्जाम्पल थी टर्मिनेशन की। जैसे जिस पार्टी को नुकसान हो रहा है उसका क्या, एग्रीड पार्टी के पास क्या ऑप्शन है, तो उसकी तरफ हम आएंगे। ये रेमेडीज की तरफ जब आते हैं तो इसको करेंगे कि जिसको नुकसान हुआ तो इफेक्ट पार्टी को क्या बेनिफिट मिलेगा, ब्रीच करने वाले की वजह से या किसी लॉ ऑफ चेंज की वजह से, तो उसको हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। आई होप ये वाली बात समझ में आ गई। इसको मैं अगर फेयर एग्जांपल से बात करूं कि मिसाल के तौर पे चीनी की पाकिस्तान सिंध के अंदर अगर वीट की गंदम की सिंध में किल्लत हो गई, और इंटर प्रोविंशियल सिंध गवर्नमेंट अगर इंटर प्रोविंशियल इंपोर्ट एक्सपोर्ट मूवमेंट ऑफ वीट पर बैन लगा दे कि भाई अगले 3 महीने तक पंजाब या केपी के अंदर वीट नहीं जाएगी क्योंकि सिंध में शॉर्टेज है, सिंध में महंगी मिल रही है, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे नहीं लगा दे, तो ऐसी सूरत में क्या हो जाएगा, देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, किसी कॉन्ट्रैक्ट करने की, किसी इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। आई होप ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी।